जी तो हमने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, और डेबिट में से क्रेडिट लेस करके, अब क्योंकि ग्रेटर जो हमारे पास बैलेंस था वो डेबिट में था, तो नेक्स्ट हमारा बैलेंस भी डेबिट में आएगा। तो 17,000 में से 3,110 रुपये हमने माइनस किए, तो हमारे पास जो नेट आगे बैलेंस आ गया वो 13,890 आ गया। जी तो फोर्थ जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 की स्टेटमेंट है वो है, बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट विद इन ₹712। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि रॉन्गली डेबिट अमाउंट हो तो क्रेडिट करेंगे, रॉन्गली क्रेडिट अमाउंट हो तो डेबिट। तो ये बैंक की मिस्टेक है, बैंक ने हमारे अकाउंट को यानी फर्म के अकाउंट को रॉन्गली डेबिट किया है। तो अगर रॉन्गली डेबिट किया है तो हम इसको बीआरएस में क्या कर देंगे, क्रेडिट, यानी हमारी मिस्टेक सही हो जाएगी। तो ऊपर बैलेंस हमारा डेबिट था, तो डेबिट में से क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अब ये लेस कितनी अमाउंट करेंगे, ये है 712 712, तो ये लेस किया तो हमारे पास आगे नेट जो बैलेंस आ गया वो 13,178 आ गया। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। तो जो बैंक चार्जेस हैं वो आगे हमने डिस्कस किया है कि वो क्या है, पेमेंट। तो बैंक ने जो भी पेमेंट करनी है, बैंक ने हमारे अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट कर लेनी है। डिडक्ट करनी है यानी बैंक ने उसको डेबिट कर लेना है। यानी मैंने आपको बताया कि पेमेंट सारी की सारी जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि बैंक क्या कर लेता है, डेबिट। तो जब वो बैंक ने डेबिट कर लिया तो हम इसको बीआरएस, ये क्या रहता है करने वाला, क्रेडिट नहीं अभी तक हमने इसको किया, तो अब हम इसको बीआरएस में क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ऊपर बैलेंस हमारा डेबिट में था, डेबिट में से ये क्रेडिट लेस होंगे 35 रुपीज। 13,178 में से 35 हम लेस करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आएगा 13,143। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस आया। अच्छा, अब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस से, यानी डेबिट बैलेंस से। हमने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया था और हमारा जो आंसर आया वो भी क्या आया, डेबिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में ऑपोजिट चलती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस 13,143 है तो इसका मतलब है कि फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इतना होगा। तो एंड पर आपने क्वेश्चन का जब सारा सॉल्यूशन हो जाएगा तो एंड पर आपने अगर कैश बुक के बैलेंस से सवाल शुरू किया होगा तो आपने एंड पर पासबुक का ऑपोजिट करके लिख देना है, और अगर आपने पासबुक के बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया होगा तो आपने एंड पर कैश बुक का करके उसको ऑपोजिट कर देना है। तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस इतना आया तो आपने नीचे लिख देना है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट रुपीस सेम 13,143। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया कैश बुक के बैलेंस से, अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं पासबुक के बैलेंस से। मैंने प्रॉब्लम नंबर 14 ली है, वो है जी स्टेटमेंट के शुरू में वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर कुबैर एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो मैंने जैसा कि आपको फॉर्मेट के अंदर बताया कि सबसे पहले आपने कंपनी का नाम, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम और उसके बाद एंडिंग डेट। अच्छा, ये फॉर्मेट है हमारा। सबसे पहले बैलेंस इसमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का नॉर्मल बैलेंस है मैंने अब यहाँ पे बताया नहीं होगा कि ये पासबुक का नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अगर नहीं बताया होगा तो वो डेफिनेटली कौन सा होगा, नॉर्मल बैलेंस। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 5434। तो ये टोटल अमाउंट है बैलेंस की 5434। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर हैं उसमें हर एक में, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स लाजमी है। पेपर के अंदर आप सारे पास पेपर उठाकर देख लें, बीआरएस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ जिसके अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स ना दिए हों। तो ये मस्ट है, एक बैलेंस और ये दो चीजें लाजमी होंगी हर क्वेश्चन के अंदर। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, डेबिट। तो अब पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में से ये लेस हो जाएंगे। उधर पीछे कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस था डेबिट, तो डेबिट डेबिट ऐड हुए थे। तो अब पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में ये क्या होंगे, लेस होंगे। देखिए कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस की, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट है। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस, ठीक है जी, डेबिट, और उधर से पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ये दोनों ऑपोजिट है। और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस और जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये दोनों आपस में
ऑपोजिट है। तो जो डेबिट डेबिट वाले बैलेंसेस हैं दोनों के साथ दोनों में अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होंगे, और कैश बुक और पासबुक के जो क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है उन दोनों में से अनप्रेजेंटेड जो चेक्स हैं वो लेस होंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस हो गए। पीछे वाले में कैश बुक के बैलेंस में ऐड हुए थे, वो डेबिट था, ये क्रेडिट है तो ये लेस हो गए। तो ये लेस किए हमने 1060 से, तो नेट आंसर हमारा आ गया क्रेडिट में। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था और डेबिट वाले अनप्रेजेंटेड चेक्स कम थे, तो लेस करने के बाद हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस आया वो आया 4374। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। नॉट क्रेडिटेड का मतलब है अनक्रेडिटेड। तो अनक्रेडिटेड चेक्स बीआरएस में हमेशा मैंने बताया था क्या हुआ करेंगे क्रेडिट। तो ऊपर भी बैलेंस क्रेडिट का है, क्रेडिट क्रेडिट दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये ऐड हो गया हमारे पास, क्रेडिट में बैलेंस आ गया 5064। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, इसका मतलब है कि डिडक्शन की है, एक्सपेंस है, पेमेंट है। तो अब इसको हम बीआरएस के अंदर क्या करेंगे, क्रेडिट 36 रुपीज से। क्रेडिट क्रेडिट दोनों आपस में ऐड हो गए, फिर बैलेंस हमारे पास आ गया क्रेडिट में 5100, ये ऐड हो गए। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मींस शेयर्स, डिबेंचर, बाउंड्स वगैरह। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स। तो जो यहाँ डिबेंचर के ऊपर डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्ट होता है, या बाउंड्स के ऊपर। तो सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिला है कंपनी की, तो अब डेफिनेटली जब बैंक जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो वो रिसीट है तो बीआरएस में क्या होगी, डेबिट। तो ऊपर बैलेंस हमारा क्रेडिट था, क्रेडिट में से डेबिट हम क्या कर देंगे, लेस। तो लेस 70 रुपीज लेस करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आएगा 5030। तो ये हमने सवाल डेयर स्टूडेंट स्टार्ट किया था पासबुक्स के बैलेंस से। तो हम नीचे अब इसके ऑपोजिट करके लिखेंगे कैश बुक का बैलेंस। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और आंसर भी हमारा क्रेडिट आया 5030। तो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो 5030 है, तो इसका मतलब है कि नीचे हमने लिख देना बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट रुपीस 5030। अच्छा, अब आपके जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें आप हाईलाइट भी कर सकते हैं जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये फॉर्मेट और मेथड आपको क्लियर हो गया है। जो इंपॉर्टेंट इसमें से स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपसे वन बाय वन एक दफा डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है इनमें कोई इतना टफ जो है वो कोई भी किसी किस्म का जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 11 पेज नंबर 263 में प्रॉब्लम नंबर 11 का जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹400 अपीयर्ड इन दी पासबुक। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। रॉन्ग डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अब रॉन्ग डेबिट के साथ आपने ये भी चीज याद रखनी है, एक तो बैंक ने अमाउंट रॉन्गली डेबिट कर दी या क्रेडिट कर दी, एक वो अमाउंट है जो कि गलती से बैंक ने क्रेडिट की किसी और अकाउंट में, कस्टमर के किसी और अकाउंट में, या किसी भी इस तरह से भी होता है कि बाज़ वक़्त कस्टमर के एक ही बैंक के अंदर 2 अकाउंट भी होते हैं। तो उसको हम कस्टमर ने कहा कि अकाउंट नंबर 1 में अमाउंट क्रेडिट कर दो, लेकिन उसने अकाउंट नंबर 1 की बजाय अकाउंट नंबर 2 में कर दी। वो अगर वो कहेगा ना कि अकाउंट टू अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर हुई है और वो रॉन्गली क्रेडिट हुई है, तो तब हमने उसको क्रेडिट ही करना है। लेकिन अगर उसके अलावा ही लिखा होगा रॉन्गली क्रेडिट या रॉन्गली डेबिट, तो फिर हमने उसके ऑपोजिट करना है। अच्छा जी, आगे अगर चले तो हम प्रॉब्लम नंबर 13 पे इसी पेज पे प्रॉब्लम नंबर 11 के नीचे पेज नंबर 263 में इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी स्टेटमेंट नंबर 5, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक नवंबर बट डिसऑनर। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि चेक डिसऑनर हो जाए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए, दोनों को क्रेडिट करेंगे बीआरएस में, तो ये क्रेडिट होगा। इससे आगे अगर हम चले तो पेज नंबर 264 में प्रॉब्लम नंबर 15 में एक पॉइंट है अ कस्टमर पेड इनटू द बैंक 15,000 डायरेक्टली एज अ पेड इन द पासबुक बट नॉट इन द। हमारे किसी कस्टमर ने हमें पेमेंट की है और हमें नहीं दी, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर उसने ऐड कर दी, यानी कि जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो हमारे लिए वो ठहरी रिसीट। ठीक है, तो बैंक ने जब वो कस्टमर से अकाउंट ली तो हमारे अकाउंट में जब उसने ऐड की तो हमारा अकाउंट बैंक ने उतने पैसों से क्या कर दिया, क्रेडिट। इसका मतलब है कि ये क्या है, रिसीट है। तो अगर बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया है तो अभी तक कैश बुक में वो क्या नहीं हुई, अभी तक वो डेबिट नहीं हुई, तो अब हम इसको बीआरएस के अंदर डेबिट करेंगे। ठीक है जी।
इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 17 पेज नंबर 264 पर है। इसमें वही पॉइंट जो मैंने आपको आगे डिस्कस किया है रोंगली वाला, ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। बैंक ने कस्टमर के अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में अमाउंट ट्रांसफर की है, तो बैंक को क्या करना चाहिए था? बैंक ने जब अमाउंट ट्रांसफर की है तो बैंक ने क्या करना था? बैंक ने क्रेडिट करना था। कहते हैं कि जी ऑन 31 मार्च बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹6000। बैंक ने तो ये काम कर दिया, यानी बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया हुआ है, लेकिन हमने विद इन द मंथ उसको कैश बुक के अंदर क्या नहीं किया? डेबिट नहीं किया। हमारे लिए वो रिसीट थी, तो लिहाजा हम इसको बीआरएस के अंदर डेबिट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 19 को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम नंबर 19 जो है उसमें हिंट जो है वही जैसे मैंने बताया था आपको। प्रॉब्लम नंबर 19 पेज नंबर 265 पर है। इसकी स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है चेक्स 3000 इशूड ऑन 26 जून 2015 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इशूड का मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जिस स्टेटमेंट के अंदर चेक के साथ इशूड का वर्ड आएगा वही चेक बाद में जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स बन जाते हैं आपके। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 20 ये है तो रिवाइज्ड कैश बुक के साथ, लेकिन आपने इसको सिंपल बीआरएस के साथ करना है क्योंकि आईकॉम पार्ट 1 में वो रिवाइज्ड कैश बुक का क्वेश्चन नहीं देता, वो बीकॉम पार्ट 1 में आता है, तो लिहाजा आपने इसको सिंपल बीआरएस से करना है, आपका आंसर सेम सही आएगा। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 है पेज नंबर 265 में, प्रॉब्लम नंबर 20 की स्टेटमेंट नंबर 5। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या है? एक अमाउंट है उसको वो कह रहे हैं कि हमने जो मैं पढ़ देता हूं एक दफा पहले स्टेटमेंट। ऑन 37 दिसंबर 2014 ₹350 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2014। एक अमाउंट थी इंटरेस्ट की, बैंक ने उसको 27 दिसंबर को कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किया, दिसंबर का मंथ था, और हमें अब कैश बुक में चाहिए था कि हम उसको दिसंबर के महीने के अंदर 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड कर लें। तो हमने 31 दिसंबर तक उसको कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड कर लिया है। इसका मतलब है कि ये ऐसी अमाउंट है जिसका पासबुक के अंदर भी विद इन द मंथ इफेक्ट हो चुका हुआ है, कैश बुक में भी विद इन द मंथ इफेक्ट हो गया, तो लिहाजा इसका कोई इफेक्ट बीआरएस के अंदर नहीं आएगा। यानी ये कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट है, तो ये लाजमी नहीं है कि हर स्टेटमेंट का ही इफेक्ट होगा, तो ऐसी स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे सकता है, तो आपने डेट्स को देखना है। ऐसी स्टेटमेंट जिसका इफेक्ट विद इन द मंथ पासबुक में भी हो गया और विद इन द मंथ कैश बुक में भी हो गया, तो उसका बीआरएस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीआरएस में हमने वही इफेक्ट करने जो काम रह जाएगा होने वाला। तो लिहाजा इसमें कोई किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो काइंडली आप मुझसे कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।